ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इटली और जर्मनी का एकीकरण। महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य को लेकर के। हमारे पास 1 घंटे ही हैं, मतलब हम 20 मिनट में 3 सेक्शन में पढ़ेंगे। 20 मिनट में हम बस आउटलाइन देखेंगे पूरी कहानी का, 20 मिनट में हम स्टोरी समझेंगे और लास्ट के 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे आपके सेमेस्टर में या आगे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसको एक बार दोहरा लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इतिहास जो है एक कहानी है। बस कहानी और इतिहास में क्या अंतर है कि उस कहानी में हमें 3P का अंतर है। इतिहास में 3P जरूर होना चाहिए। फर्स्ट P प्लेस, कहाँ ये हो रहा है, दूसरा पीरियड, क्या पीरियड हो रहा है, और तीसरा ये पर्सन। अगर आप ये तीनों चीजें जोड़ दे रहे हैं तो वो बोल दीजिए, अगर आना चाहे तो आ जाए। इट विल बी गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। अगर लग रहा तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके लिए क्लास, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कहानी और इतिहास में जो अंतर है वो 3P का है। पहला पर्सन, प्लेस, पीरियड। अगर इन तीनों चीजों का हम जिक्र करते हैं तो वो इतिहास बन जाता है, अन्यथा कहानी। चुनौती हमारे साथ यही होती है कि इतिहास में हम कहानी तो याद रख लेते हैं, पर्सन, प्लेस, पीरियड को भूल जाते हैं। ठीक, तो पहले हम प्लेस, पर्सन और पीरियड को समझ लेते हैं, फिर कहानी समझ लेंगे आराम से। ठीक है, आइए। सबसे पहले जो आपका प्लेस है, किसका ये हिस्ट्री है? यूरोप का हिस्ट्री है ना, यूरोप का पार्ट है। तो आपका जो प्लेस है वो कौन सा होने वाला है? यही। ये कौन है? पोर्तुगीज है ना। ये क्या है? स्पेन। ये क्या है? फ्रांस। और इधर क्या है? ये ब्रिटेन है ना, यूके। ठीक है, बाकी ये क्या है? अभी आप कहाँ हैं? अभी आप 1871 से पहले हैं, तो आप नहीं कह सकती कि जर्मनी है ना। उस समय क्या था? ये प्रसा था। क्या था? जिसको इंग्लिश में प्रसिया लिखते हैं, लेकिन बोलते थे प्रसा, है ना। और ये नीचे इटली नहीं था। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित था। वही तो हम पढ़ रहे हैं कि आज वो इटली है, लेकिन उसके पहले वो इटली नहीं था। तो कैसे इटली बना, कैसे ये जर्मनी बना? क्योंकि इससे 1871 के पहले वो मैप में नहीं था। तो ये दोनों आपके रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। अब हम पीरियड की लिखा है इटली का, ये कुछ टाइमलाइन आप अगर पढ़े होंगे क्लास 10th में भी तो याद करिए। अब इसमें देखिए, कहानी पहले सुन लेते हैं। हुआ क्या कि भाई ये 7 राज्यों में था। कितने राज्यों में? अब हम इटली का यूनिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि नाउ हाउ द इटली यूनिफाइड इन 1871। 1871 तक कैसे वो एकीकरण होता है। और ये सब रिजल्ट किसके हैं? रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस, एंड दैट रेवोल्यूशन वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये दोनों घटना जो है आउटकम्स हैं किसके? राइज ऑफ नेशनलिज्म के, है ना। और ये कहानी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती। किसका स्टेटमेंट है? मेटरनिक का। तो जो सर्दी हो रहा है, किसको हो रहा है? सर्दी इसको हो रहा है, और इसको हो रहा है, और इसको हो रहा है। ये बताइए क्या है? ग्रीस, यूनान। भाई 1824 में यहां क्रांति शुरू और 1832 तक इंडिपेंडेंट। ये प्रेरणा बनता है नहीं दोनों के लिए। तो बस फ्रांस में क्रांति हो रही है। कौन कौन सी क्रांति हो रही है? 1789, 1830, 1848, है ना। ये क्रांतियां हो रही हैं। इन क्रांतियों का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ रहा है, जिसमें से प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वो यूनान में था। यूनान कहाँ है? ये ग्रीस, है ना। इस ग्रीस में आपका 1824 में पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्रांति होती है, और फाइनली 1832 में कंस्टेंटिनोपल की संधि में क्या हो जाता है? इसकी स्वतंत्रता मान ली जाती। किससे? ये कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, जो कस्तूनिया की संधि हो रही है, ये 1832 में स्वतंत्र घोषित कर दिया जा रहा है। किससे? ऑटोमन एम्पायर से। आर यू स्टैंडिंग माई पॉइंट्स? व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? अमृता। आर यू स्टैंडिंग इन हिंदी? वेल, गुड। सो ग्रीस वाज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1832 फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। क्योंकि अगर हम इधर देखें तो ये टर्की वाला पार्ट था और यही कॉन्स्टेंटिनोपल था, और ये सब किसके पार्ट थे? ऑटोमन एम्पायर के थे। ठीक, और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो जर्मनी में पड़ेगा, यानी उस समय जर्मनी तो है नहीं, पड़ोसी को पड़ेगा,
और ये दोनों पड़ोसी ही तो है। तो सबसे पहले हम उस पड़ोसी में जो हमारा टॉपिक है वो इटली है, इटली को पढ़ते हैं। अब देखिए इटली के क्या है, इटली जब से एकीकरण नहीं था वो 7 राज्यों में था। कितने में? 7 स्टेट्स में। अब देखिए ये है हमारा सिडमोन और ये कोर्सिका द्वीप है। क्या है? कोर्सिका द्वीप, जहां पे जन्म हुआ था नेपोलियन का, ठीक। और ये सार्डिनिया और पीडमोंट, ये दोनों का जो आपका मुख्य जो राज्य था सार्डिनिया और पीडमोंट, उसी का नियंत्रण इस द्वीप पे भी था और ये सार्डिनिया था, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं, एक है लोम्बार्डी और एक है वेनेटिया जो ऑस्ट्रिया। और ये जो 3 क्षेत्र हैं यहाँ पे आपका परमा, टस्कनी, मोडेना, ये सब क्षेत्र आप पढ़े होंगे, ये पढ़ेंगे, ये सब क्षेत्र यहीं पे हैं। क्योंकि किताबों में जिक्र तो है उन जगहों का, लेकिन वो है कहाँ आपको देखना चाहिए। तो ये जो क्षेत्र है कौन? परमा, मोडेना, टस्कनी, ये क्षेत्र। और इसके बाद जो नीचे वाला राज्य है वो पेपल स्टेट है। पेपल मतलब पोप का राज्य, क्योंकि इसी में रोम है। यहाँ पे क्या है? रोम है, रोमन अंपायर, यानी कि ये पेपल स्टेट। और नीचे जो है सिसिली, ये जो सिसिली द्वीप है, और ये दोनों पे किसका? ये स्पेन के बुर्बो राजवंश का अधिकार है। तो देख रहे हैं कि यूनिफिकेशन से पहले इटली कितने भागों में? कुल 7 भागों में है और 7 भाग पे अलग अलग नियंत्रण है, जिसमें से जो मुख्य भूमिका में है वो कौन है नायक? सार्डिनिया और पीडमोंट, जिसपे इमैनुअल विक्टर का शासन रहता है। 1797 में क्यों लिखा? क्योंकि 1797 में आक्रमण किया है कौन? नेपोलियन इटली पे, और इसके कोर्सिका द्वीप पे ये नियंत्रण ले रहा है। तो आपको ये देखना है कि कोर्सिका द्वीप पे किसका नियंत्रण है? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई उसका अपना जन्मभूमि था, वो अपने नियंत्रण में लेके बैठा है। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि इटली के एकीकरण में जब फ्रांस पे नेपोलियन का शासन चल रहा था तो इसने भी एक इधर क्या बना लिया था? संघ बना दिया था जर्मनी में, और इटली में भी इधर संघ बना दिया था। तो उस संघ का क्या है? आगे उसका रोल होता है कि संघ एक बार बन जाने से आगे नागरिकों को ऐसा लगता है कि ये संघ होता तो और अच्छा होता। तो इसीलिए जर्मनी वाले में आप एक पढ़ेंगे, एक लिप्सन नाम के विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि जर्मनी के एकीकरण का जनक जो है, या आधुनिक जर्मनी के जो पिता हैं, वो नेपोलियन है। ये इतिहास के मजाकों में से एक है। क्यों? क्योंकि मजाक में इसने बनाया, ये सोच के थोड़ी बनाया था कोई एक अलग राष्ट्र बन जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो फ्रांस के ऊपर नेपोलियन का शासन था उस समय इनको एक संघ, छोटे छोटे राज्यों को जीत करके उसने एक संघ बना दिया, इधर एक संघ बना दिया और वहीं उनको रूल करने दिया। इससे फायदा क्या हुआ? क्यों लोग सोचे कि हम अगर ये संघ बन के एक राष्ट्र बनेंगे तो फायदा क्या होगा? याद करिए उस समय लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म भी चल रहा था। तो जो व्यापार थे उनको फायदा होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों को टैक्स, अलग अलग मुद्रा हमको देना नहीं होगा, तो तरक्की होगी। तो इसी ने राष्ट्रवाद को क्या किया? बढ़ावा दिया। तो ये अनजाने में की गई एकीकरण इनके एकीकरण के लिए स्रोत का कारण बन गया। इतना समझ में आ गया? तो नेपोलियन के समय से ये घटनाक्रम है कि 1797 में कोर्सिका द्वीप पे विजय हो गई। 1804 में आपको पता है नेपोलियन सम्राट बनता है फ्रांस का। ये सारी चीजें 1815 में उसकी हार भी हो जाती है, पतन, ये भी पता है। लेकिन इसके 1830 में देखिए फ्रांस में भी क्रांति हो रही है। इन क्रांतियों का ही प्रभाव यहाँ और यहाँ भी पड़ने वाला है। तो इटली में जो पड़ता है वो सबसे ज्यादा किस पे? तो 2 लोग उभर के आते हैं, एक गिवर्टी है और दूसरे का नाम ज्यूसेppe मेज़नी है। तो यहाँ पे अब जो हम पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन लिख लीजिए। एक कौन है? ज्यूसेppe मेज़नी, ठीक है। ये ज्यूसेppe मेज़नी, क्योंकि एक कैरेक्टर तो ये आ गया। ये करते क्या है? इनको लगता है कि राष्ट्रवाद का उदय होना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद ऐसा हो जो गणतांत्रिक हो, लोकतांत्रिक हो, राजाओं का या राजवंश नहीं चाहिए। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे जो सार्डिनिया पीडमोंट के जो राजा हैं उनको खतरा लगेगा कि नहीं अपने अस्तित्व पे? तो क्या हुआ? उनको गिरफ्तारी के लिए आदेश मिलेंगे, तो इनको एग्जाइल मिल जाता है, निर्वासन, देश निकाला मिल जाता है। तो ये क्या किए कि ये समय से थोड़ा आगे बढ़ गए ना, कि अभी तक तो भाई कुछ नहीं है, राजाओं का शासन है, लेकिन ये राजाओं को हटा करके क्या चाहते हैं? लोकतांत्रिक राज्य चाहते हैं। तो ये इनको देश निकाला मिल जाता है और ये फिर अलग अलग जाके 2 जगहों पे इन्होंने एक यंग इटली, ये पूछता है कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। और इस संस्था का उद्देश्य था कि लोगों को लोकतांत्रिक, उदारवादी तथा राष्ट्रवाद के बारे में प्रचार प्रसारित किया जाए।
ठीक, ये बर्न में बनाया गया था। बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है ना। और एक ये मर्साइल, यहाँ पे मर्से, ये इटली का ही पार्ट है यहाँ पे, और एक यहाँ पे, इन्होंने दो संस्था बनाई। इसी के समय आपको देखेंगे एक गिवर्टी भी है जो कार्बोनरी संस्था बना रहा है। तो ये सारे संस्था किस लिए? लोगों को जागरूक करने के लिए। किसके प्रति? राष्ट्रवाद के प्रति। ठीक, तो ये एक दौर रहा जिसमें सिर्फ अवेकनेस हुई, जागरूकता हुई, लेकिन संरचनात्मक बदलाव नहीं हुआ। ये दूसरा दौर जो शुरू होता है वो कहां से होता है? 51 से। इसमें आपको बता दूं कि इसी समय मैजिनी जब निर्वासित हुए थे, उसी समय गैरिबाल्डी, क्योंकि 1830-34 मैंने इसलिए लिखा है, एक यहाँ क्रांति होती है, एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उस प्रयास निष्फल हो जाता है, इसलिए इनको निर्वासन भागना पड़ता है। और उसी समय गैरिबाल्डी का नाम आप सुनेंगे, ये भी भागता है, और ये पता है साउथ अमेरिका भाग जाता है। और ये आता कब है? 1848 में। ठीक है, फिर इसकी रोल इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो यहां तक समझ में आ गया पॉलिटिकल अवेकनेस। अब हम लोग देखते हैं कि संरचनात्मक बदलाव, जिसको हम 4 चरणों में कहते हैं कि एकीकरण पूरा होगा। पहला 1851 जो इंपॉर्टेंट टाइम है कि इमैनुअल विक्टर माउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। काउंट काबूर, क्या है इसका नाम? है काउंट काबूर। कौन बनाया? तो बनाया इमैनुअल विक्टर सेकंड। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये दिमाग लगाता है कि किससे? जुसेपी मेजिनी के प्रयासों से सीखता है। ये सीखता ये है कि भाई उसने क्या किया कि राजा के खिलाफ काम किया, उससे भी आगे बढ़ के काम किया, इसलिए सपोर्ट नहीं मिला। इसको लगा कि अगर हमको लड़ना, क्योंकि इसका दुश्मन कौन था? अभी ऑस्ट्रिया था, फ्रांस था, उनका सामना हम कैसे करेंगे? हमारे पास सेना होनी चाहिए, हमारे पास किसी का सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इसने उस गलती से सीखते हुए राजा का समर्थन, राजा के माध्यम से ही एकीकरण का प्रयास करता है, और इसमें काफी हद तक सफल भी होता है। तो सबसे पहले इसने बंदे ने क्या किया? दिमाग लगाया कि 1854 में क्रीमिया का वार होता है। पढ़ा है आप लोगों ने कि क्रीमिया के वार में क्या किया कि ये फ्रांस, और क्रीमिया का वार इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो फ्रांस और इंग्लैंड, जो अभी तक जन्मजात दुश्मन थे, एक साथ युद्ध लड़ते हैं, है ना, रसिया के खिलाफ। तो ये चीज ये भी सोचता है कि हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्दा, अपने इटली का एकीकरण बनाने का अच्छा मौका है। ये इनके साथ हो जाता है और कहता है कि भाई हमें भी एकीकरण में, इनको लगता है कि हम जब तक ऑस्ट्रिया से लड़ेंगे तो इन सबसे हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसका यही पहला इंपॉर्टेंस है कि 1854 में इसने क्या किया कि इटली के एकीकरण को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, उस मंच पे ला करके। ठीक, अब कूटनीति से तो ये जीत गया। अब क्या किया कि 1858 में ये लोम्बार्डी जो है सार्डिनिया के जस्ट बगल में, क्योंकि इधर पे किसका अभी है? ये ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया है। लेकिन उस समय ऑस्ट्रिया पता है क्या था? ये हंगरी है आज का, लेकिन इसका उस समय यहां पे पूरा शासन था, यहां तक, क्योंकि ऑस्ट्रिया का मेटरनिक, और मेटरनिक के बाद तो ये सब अपना क्या था? साम्राज्य। ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों पे चलता रहा। 1917 के बाद अलग हुआ है, देश अलग बना, लेकिन जब तक ये पूरा ऑस्ट्रियन साम्राज्य का ही हिस्सा था, तो ऑस्ट्रिया इसके लिए मेन दुश्मन बना था, मेन चुनौती थी। तो इसने क्या किया? 1858 में एक छोटा सा युद्ध किया और लोम्बार्डी को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक, उसी में जब ये नियंत्रण होता है तो कुछ जो छोटे छोटे, अभी मैंने बताया था ना कि आपका ये मेडोना, टस्कनी, ये सब जो प्रांत थे, वहां पे जनमत संग्रह होते हैं, और वो जनमत संग्रह से देखता है कि एकीकरण इटली के पक्ष में, यानी इमैनुअल विक्टर के पक्ष में आ जाते हैं। तो इस तरह से पहला चरण आपका 1858-59 तक खत्म। ठीक, अब इसके बाद इमैनुअल विक्टर खत्म हो जाते हैं, सॉरी इमैनुअल विक्टर नहीं, माउंट काबूर। अब दूसरा चरण शुरू होता है जो इमैनुअल विक्टर और गैरिबाल्डी करता है। गैरिबाल्डी 1848 में जब लौट के आता है तो इसने क्या किया कि जो दक्षिण है, क्योंकि इसने, आपको पता है कि इसने अपनी एक संस्था बनाई जिसको लाल कुर्ती कहते हैं, इसके बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, छोटे छोटे जो प्रांत, और इस प्रांतों पे शासक किसका था? प्रभाव था स्पेन के बुर्बो राजवंशों का था। उन सबको एकीकृत करके हराता हुआ अपने तलवार के दम से ये क्या करता है कि ये इधर की ओर आगे बढ़ता है, और इधर से बढ़ता हुआ कौन आ रहा है? इमैनुअल विक्टर। तो रोम को नहीं जीत पाता है, बीच में जो रोम है, पेपल स्टेट है, उसको जीत नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका संरक्षक कौन है? उसका संरक्षक फ्रांस जैसे शक्तिशाली राज्य। तो इसलिए आपने देखा होगा एनसीईआरटी का, अगर 10th में पढ़ा होगा, कि इमैनुअल विक्टर को जूता पहनाते हुए एक इमेज दिया हुआ है, कि इसका उस इमेज का मतलब है कि गैरिबाल्डी ने क्या किया? उसको इटली का वो सौंपते हुए, दक्षिण
इटली का पूरा जो साम्राज्य है सौंप दिया किसको? इटली को। ठीक, तो 1860 तक आप देखेंगे कि ये एकीकरण हो जाता है, ये वाला बीच वाले पार्ट को छोड़ करके और इधर वेनिस छोड़ करके नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट एकीकृत हो गया। इस तरह से दूसरा संपन्न किसके प्रयासों से? विक्टर और गैरिबाल्डी के। तीसरा जो है 1866 में बस एक क्या होता है कि वेनिस, आप देखेंगे कि इटली के इस तरफ वेनिस शहर है जो आज भी है इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट ऑस्ट्रिया के, क्योंकि 66 में देखिए फिर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो रहा है, किसके साथ? जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, तो उसमें भी प्रभावित होता है, तो वेनिस को 1866 में मिला लिया जाता है। बस एक बच जाता है अंतिम, वो था रोम वाला, और उसका एकीकरण 1870 में होता है। और भी कब? जब इमैनुअल विक्टर, और आपको पता है कि जर्मनी इधर से बिस्मार्क था, किससे? फ्रांस, दोनों के लिए कॉमन दुश्मन था। इन दोनों से बचने के लिए जब जर्मनी इस पे आक्रमण करता है, अपना फ्रांस जो है यहां से सेना वापस बुला लेता है, तब जाके उस रोम पे भी किसका आधिपत्य हो जाता है? इमैनुअल विक्टर का हो जाता है। अंततः 1870 में जो होता है पूरी तरह से इटली जो है क्या हो जाती है? एकीकृत हो जाती है, और उस पूरे साम्राज्य का, पूरे उस क्षेत्र का जो शासक घोषित होता है इमैनुअल विक्टर सेकंड हो जाता है। ठीक, तो इस पूरे कालक्रम में कोई पीरियड में कोई कंफ्यूजन? कहां पे क्या? काउंट काबूल 1851 में क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है, किसका? इमैनुअल विक्टर का, है ना। उसने क्या किया कि राजा के सैनिकों से और उसके माध्यम से, सहायता से वो एकीकरण का शुरुआत करता है। ठीक, शुरुआत में वो लोम्बार्डी को पहले, क्योंकि उसका पहला जो इंपॉर्टेंस है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाता है, साथ में उसने करके दिखाया भी। 1858 में 59 तक लोम्बार्डी को जीत भी लिया, तो एक रास्ता दे दिखा दिया। सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना था, सैनिक शुरुआत कर चुके हैं। उसी में जनमत संग्रह से भी कई सारे छोटे छोटे जो टस्कनी थे, परमा थे और मोडेना, ये सब थे, वो सब जनमत संग्रह से इमैनुअल विक्टर को अपना आधिपत्य कर लेते हैं, मतलब उसके अंदर हो जाते हैं। तो पहला चरण तो इसी ने कंप्लीट कराया ना, क्या डाउट है इसमें? प्रधानमंत्री थे। ठीक, तीन लोगों को जो मुख्य रूप से हम ट्राई हीरो बोलते हैं ना, जैसे मेजनी, काबूल, इमैनुअल विक्टर, गैरिबाल्डी, लेकिन ये तो राजा था, लेकिन इन तीनों को हम कहते हैं। तो ये तीन लोग तो मिल गए। आपको कोई और दिक्कत? क्योंकि नहीं, बुर्बो वंश का साउथ में था, ये स्पेन जो है ना, ये फ्रांस में है, ये स्पेन के बुर्बो वंश का ये जो सिसिली, जो दक्षिणी हिस्सा है ना इटली का, वहां पे आधिपत्य था। उसको ये गैरिबाल्डी अपने तलवार के दम पे लड़ करके उन सबको हरा करके ये पूरे इस पूरे क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लेता है, लेकिन ये सौंप देता है किसको? इमैनुअल विक्टर सेकंड को। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, इसी के साथ में हम लोग जर्मनी को पढ़ लेते हैं कि यही जो छींक था उसका प्रभाव यहां पड़ा है, यही उधर भी पड़ता है। आप देखते हैं कि यहाँ 25 स्टेट, ये जो पूरा क्षेत्र है आज का जर्मनी है, लेकिन यहाँ पे ये मेन जो है प्रसा है। जैसे यहाँ सार्डिनिया पीडमोंट था, वहां कौन था? प्रसा था। और वहां उस समय एकीकरण से पहले 25 क्या थे? राज्य थे, छोटे बड़े मिला के। अब उस अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो इसके लिए क्या है पूरे मैप में चुनौती कि ये प्रसाद है और इधर एक डेनमार्क, देखें कि ये डेनमार्क है, यहाँ एक इनका कुछ कब्जा है, इधर वाले एरिया पे फ्रांस का कब्जा है, इधर सदर्न स्टेट है और इधर वाले पे ऑस्ट्रिया का कब्जा है। ये चुनौती रहती है कब? अब ये देखिए डेडलाइन दिखा है कुछ, सेम सिचुएशन वहां भी है कि एक औद्योगिकरण और राइज ऑफ नेशनलिज्म ने इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ जर्मनी वाले क्षेत्र को और इटली वाले क्षेत्र के लोगों को भी प्रभावित किया है। वहां भी लोग फ्रांस और इंग्लैंड की तरह एकीकरण, एक झंडे के नीचे आना चाहते हैं। औद्योगिकरण है, इसलिए वहां के जो बिजनेसमैन हैं, मिडिल क्लास हैं, वहां लोग चाहते हैं कि ये छोटे छोटे सामंत और छोटे छोटे राज्य हैं वो खत्म हो, एक देश हो। क्योंकि हर दुकानदार क्या चाहता है? उसका कस्टमर बड़ा सा बड़ा हो, है ना। तो ये जो औद्योगिकरण वाले लोग हैं वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे ना कॉमन करेंसी हो, कॉमन टैक्स हो, सिंपल टैक्स हो, उनका जो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके क्या हो? कस्टमर हो, कि हम अपने देश में बेच सके सामान, अपने देश में प्रोडक्शन कर सके। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इंग्लैंड के जो औद्योगिक क्रांति है उसका प्रतिद्वंदी जर्मनी भी था, क्योंकि जर्मनी में भी, और आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखेंगे कि ये दोनों प्रथम देश हैं जो औद्योगिकरण के पहले वाले हैं, और पिछले वाले कौन है? जर्मनी और इटली। यही वो प्रतियोगिता जो है जो आगे चल के विश्व युद्ध के लिए तैयार करता है प्लेटफॉर्म। तो खैर वो आगे की बात है। फिलहाल यहां देखते हैं कि 25 कितने 25 थे, जिसमें से मुख्य कौन था? प्रसा था। प्रसा की बात करें तो 1861 में जो राजा, क्योंकि इससे पहले जो राजा था वो फ्रेडरिक विलियम IV था, लेकिन जो मेन आया है वो केसर विलियम
केसर विलियम फर्स्ट, ये थोड़ा उदारवादी, और इसी ने क्या किया कि 1861 में ये बनता है, और 1862 में, मैंने लिखा है ना 1861 और 1862, यहीं पे बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त करता है। समझ रहे हैं कहानी की बैकग्राउंड क्या है? अभी तक कुछ नहीं है, बस ये कि राजा है प्रसा का 1861 में नया शासक बना कौन? विलियम प्रथम, थोड़ा उदारवादी है, और उसने क्या किया है कि बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर बना दिया। अब चांसलर तो देख रहा है ना पूरी घटना को, इटली एक तरफ देखिए क्योंकि आगे आगे चल रहा है, 1861 तक देख रहे हैं, पहला चरण पूरा हो चुका है, तो उसके मन में भी ये चीज थी कि भाई हमें क्या करना है, एकीकरण करना है। लेकिन वो जान चुका था कि काबुल ने जैसा दिमाग लगा मुझे भी करना है, तो इसने भी लॉ और रक्त की नीति अपनाते हुए, लेकिन इसके सामने चैलेंज देखिए क्या क्या था। चैलेंज ये था कि 1861 में तो बन जाता है, 62 में चांसलर, लेकिन अब कैसे किया जाए? तो इसने क्या किया कि देखा पहले कि भाई इधर तो डेनमार्क है ना, इधर डेनमार्क है, इधर इटली है, सॉरी फ्रांस है, इधर ऑस्ट्रिया है, और इधर छोटे मोटे राज्य हैं। तो सबसे पहले सोचा कि छोटे मोटे राज्यों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, जो बड़ी शक्तियां उनको हराना बड़ी बात है। तो बिस्मार्क को बिस्खोपड़ा कहा जाता है, यही जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये गुप्त संधियों का पिता है। गुप्त संधि कैसे करता है कि जब पहले ये सोचता है कि डेनमार्क से हमें अपना कब्जा हटाना है, तो इसने ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि कर लेता है, और ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर करके डेनमार्क से युद्ध लड़ता है। तो डेनमार्क, और ये जो है एरिया है जिसपे इलाका है वो स्लेस्वेग और होल्स्टीन नाम का जगह है, आप पढ़ेंगे स्लेस्वेग और होल्स्टीन नाम का जगह है। इन क्षेत्रों को मुक्त कराने के लिए इसके साथ गठबंधन करके इसे युद्ध करता है। इस युद्ध के पीछे उसका उद्देश्य यह है कि पहला तो हमें क्षेत्र वापस ले लेना, डेनमार्क को अलग कर देना, दूसरी चीज ऑस्ट्रिया को परख लेना, उसकी सैन्य शक्तियों की कमजोरियों और अच्छाइयों को जान लेना। तो इसने क्या किया, इसको जीत लिया 1866 में। इसको बोला भाई हम तुमको आधा हम दे देंगे, तुम आधा हम ले लेंगे। उसको किनारे किया। अब ऑस्ट्रिया के साथ इसने सोचा कि क्या करें, तो लेकिन ऑस्ट्रिया से लड़ने से पहले इसने सोचा कि भाई हम फ्रांस से डर है, तो फ्रांस से गठबंधन कर लिया कि हम इससे लड़ेंगे तो आप इनसे, और वो गुप्त संधि, मतलब किसी को पता नहीं चलता था कि किससे क्या बात कर रहा है, तो इससे समझौता कर लेता है, लेकिन ऑस्ट्रिया को अलग थलग कर देता है, यानी किसी से जब इससे लड़ना होता है तब। अब क्या कहता है कि इससे जब लड़ता है कब, 1867 में, 66 में किससे लड़ रहा है, 66 में लड़ रहा है डेनमार्क से, होल्स्टीन, और यहां गैस्टिन की संधि होती है। तो इसको आप युद्ध रख लीजिए कि गैस्टिन की संधि करके डेनमार्क के जो कंट्रोल में था स्लेस्वेग और होल्स्टीन नामक जगह, उनको ले लेता है, और ऑस्ट्रिया के साथ अब जो है इसका 1867 में युद्ध होता है, ठीक है, जिसको सेडाबा का युद्ध कहते हैं। और इसमें अब ये क्या करता है कि ऑस्ट्रिया को अलग थलग कर देता है इससे, यानी कि पहले समझौता कर लेता है कि हम इससे युद्ध करेंगे, आप निरपेक्ष रहेंगे। जब इससे लड़ता है तो क्या करता है, ये कब, 1867 में लड़ता है, और इसमें जो अधीन किया हुआ था एरिया वो अपने ले लेता है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा कुछ शर्त नहीं सौंपता, लेकिन इससे एक कंडीशन लेता है कि जब अगर मेरी कभी फ्रांस से लड़ाई हो तो आप तटस्थ रहोगे, क्योंकि आपसे जब युद्ध हो रही थी तो वो तटस्थ रहा। यानी आप देख रहे हैं इसका दिमाग क्या कर रहा है, इससे जब लड़ रहा है तो इसको कान भर दे रहा है, और जब इससे लड़ रहा है तो इसको कान भर दे रहा है। तो उसने यही किया कि जब इससे लड़ना है तो बाकी को कान भर दिया है, ताकि इसके समय कोई इसको सपोर्ट नहीं करे। तो उसने 1867 में सेडाबा का युद्ध करता है और अंततः इसको जीत जाता है, और इसका ये जो कब्जा में एरिया था ये ले लेता है। हालांकि चाहता तो आगे तक भी ले लेता, विजेता है ना, लेकिन नहीं करता। उसको पता है कि हमारी इतनी शक्ति मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आगे इनसे भी तो लड़ना है, तो इसलिए उतना ही लेता है जितना पे इसका अपना अधिकार है। फिर इसको इंतजार करना पड़ता है 3 साल, देख रहे हैं क्यों, क्योंकि फ्रांस उनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। और 1870 में आप देखेंगे फ्रांस का शासक जो है नेपोलियन थर्ड, जो नेपोलियन फर्स्ट का भतीजा है, वो भी एक शक्तिशाली शासक बना हुआ है। तो इन सबसे संधियां करके, और आपको देखें कि इसी फ्रांस का 2 दुश्मन है उस समय 1870 में, एक कौन है, इटली, और दूसरा जर्मनी जो बनने जा रहा है। तो उसी समय ये संधि इन दोनों में होती है कि भाई हम जब अटैक करेंगे, तो इसी समय करता है ना कि रोम पे जब अपना सेना बुला लेता है तो रोम को क्या कर लेते हैं, इटली वाले अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं, और दोनों फ्रंट पे लड़ पाना मुश्किल हो गया। इसलिए 1870 में भी क्या है कि ऑस्ट्रिया को तो तटस्थ रख ही दिया, फ्रांस के साथ भी युद्ध करता है, सेडान का युद्ध होता है, और वहां भी जीत किसकी होती है, जर्मनी की ही होती है। और अंततः 8 फरवरी 1871 को बरसाई के महल में जो विलियम प्रथम है उसका
राज्याभिषेक किया जाता है पूरे उस जर्मनी, एकीकृत जर्मनी के शासक के रूप में। तो यही पूरा कालक्रम था कि जर्मनी में बिस्मार्क जो है इंपॉर्टेंट है, साथ में विलियम प्रथम है, दो कैरेक्टर हैं। ये तीन जो युद्ध हुआ, पहला डेनमार्क के साथ, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ, सेडेवा और सेडान, ये तीन युद्ध हैं। आपको ये तीन युद्ध ध्यान में रखना है, बाकी ये कालक्रम, परिस्थितियां, सारी चीज पता है। तो यही था मेन मोटा मोटा जो है आपके पास। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मैं बता दूं कि पहला प्रश्न जो ये पूछा जाएगा एकेडमिक में ये कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप उसमें अपना प्लेस, पर्सन और पीरियड को लगते हुए पूरी कहानी लिख सकते हैं, तीनों चारों चरण लिख सकते हैं उसमें। इटली अगर पूछा तो, या जर्मनी पूछा तो जर्मनी में भी कि कब क्या कालक्रम हुआ, बिस्मार्क कब बनता है, बिस्मार्क ने कौन कौन से युद्ध लड़े और किस तरह से, वहां भी तो तीन युद्ध हुआ, उन तीनों युद्ध को कैसे जीतते हुए अंततः सफल हो जाता है। तो या तो वो शॉर्ट नोट्स के रूप में रहे, या किसी व्यक्तिगत लोगों के विचारों को या भूमिकाओं को मूल्यांकन करना, या उसके रोल को, भूमिका को विवरण करना होगा। इन तीनों, जैसे पे मेजनी पे उनके कैरेक्टर को लिखिए, या उनके बारे में लिखिए, उनकी भूमिका को लिखिए, या फिर आप किसको लिख सकते हैं, गैरिबाल्डी को लिख सकते हैं, या फिर आप काउंट काबूर को लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि जो सबसे ओवरऑल बड़ा सबसे क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव इटली और जर्मनी में किस प्रकार पड़ा, या उस प्रभाव का क्या परिणाम यूरोप पर पड़ा, उस पे एक उदाहरण के स्वरूप में आप इटली और जर्मनी का एकीकरण के रूप में दिखाइए, लिखिए। तो एक बहुत से बड़े से क्वेश्चन पे ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों के लिए कि कोई डाउट, ओपन फॉर 5 मिनट्स, कि कोई यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा हो, कोई डाउट हो दोनों यूनिफिकेशन में समझने में, तो पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए क्लियर यही है कि आपके पास प्लेस क्लियर है मैप पे, चाहे वो इटली का हो चाहे जर्मनी का हो, एरिया क्लियर है। दूसरा पीरियड कि भाई दोनों सेम ही पीरियड में, आगे आगे इटली है, थोड़ा बाद में जर्मनी है, लेकिन पीरियड में सारा क्लियर है कब कब क्या हुआ है। मेन फिर पर्सन, तो इटली में हम देखें तो जो मुख्य रूप से अगर गिने जा सकते हैं वो कौन है, भाई जिसेपे मेजनी है, उसी के साथ गिवर्टी भी है ना, प्रमुख। बाकी तो और भी होंगे, क्योंकि लिखा ही गया है सिर्फ प्रमुख लोगों को, बाकी तो बहुत सारे लोग होंगे। और उस प्रमुख में भी हम लोग भी कितने को जानते हैं, याद रखते हैं, मोस्ट प्रमुख को, है ना। तो इसलिए जैसे एक नाम और याद है मुझे कि दो चीज जो एक्स्ट्रा आप अगर जानना चाहें, कि जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा है तो उस जर्मनी के एकीकरण में जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि ये जो लिप्सन ने कहा कि एक इतिहासों का एक मजाक ही है जो कहता है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी, आपको पता ना, 39 राज्यों का एक संघ बनाया था ना, किसने? नेपोलियन ने। क्यों? क्योंकि भाई अपना है, वो अपनी व्यवस्था चला सके, अपनी मुद्रा, व्यापार सारा कुछ कर सके। बाद में वो जब नेपोलियन का पतन हुआ तो वो राज्य जो छिन्न भिन्न हो गए। तो वहां एक आता है फ्रेडरिक लिस्ट नाम का व्यक्ति। फ्रेडरिक लिस्ट कहाँ गए? हाँ, इसी बीच में फ्रेडरिक लिस्ट हैं। ये इनको कहा जाता है आर्थिक राष्ट्रवाद के जन्मदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस इंपॉर्टेंस के जो संघ बना, उसका इंपॉर्टेंस ये हुआ कि व्यापार में काफी तरक्की हो रही थी, औद्योगिकरण में तरक्की हो रही थी। तो इस चीज को इसी व्यक्ति ने क्या किया कि वहां के लोगों को मोटिवेट किया, अपने पुस्तक, अपने कामों से लोगों को अवेयर किया कि भाई ये कैसे इंपॉर्टेंट है, हमें फिर से वो संघ बनाना चाहिए। देखिए बाकी जिन राज्यों में एक देश है वहां कितनी तरक्की है, तो इसलिए इसने 12 स्टेट को क्या किया था, 12 राज्यों को एक फिर से, जोल्वेरिन का नाम सुना है ना, आर्थिक संघ जोल्वेरिन, पूछता है जोल्वेरिन क्या था, पूछा जाता है। तो ये आर्थिक संघ था, है ना। तो 1832 के आसपास आप देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे राज्यों, क्योंकि 25 स्टेट तो थे, इन 12 स्टेटों को इसने एक कर लिया था। तो ये जो है आर्थिक राष्ट्रवाद के जन्मदाता के रूप में ये है। इसी चीज को राजनीतिक रूप से फिर आगे बढ़ाया किसने? बिस्मार्क ने। किसके मदद से? तो विलियम प्रथम के मदद से। ठीक, चलिए, तो इसमें यही क्लियर हो गया। दूसरी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जर्मनी में कि 1871 तक आसपास क्या है, सब लोग एकीकरण हो गए, सब लोग। तो ये सवाल पूछा जाएगा, तो आपको कोई डाउट, और कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है?
अब आपकी बारी कि मैं देखता हूं कि मैं कितना समझा पाया, आप लोग समझ पाए। एक एक करके बस 2-4 लोग से रैंडमली किसी से भी मैं पूछूंगा। जैसे आप बता दीजिए, आप खड़े हो जाइए। हाँ, आपसे बस सीधा ऐसे ही कोई पूछ ले, कोई भी जूनियर आपसे पूछ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण जो हुआ उसका जो मुख्य हीरो है वो कौन है? कैसर विलियम, ठीक। बिस्मार्क के बारे में कहा जाता है कि गुप्त संधि का जनक है और उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति कैसे लगा कि लौह और रक्त की नीति अगर पूछ दे कि इसको समझाइए तो कैसे समझाएंगे? हाँ, यानी कि ये कहा जाता है कि लौह रक्त की नीति, आपने देखा 3-3 युद्ध लड़ा, गुप्त संधियां किया, युद्ध से इसने लौह रक्त, यानी कि युद्ध से ही तो ये जीता है, सीधी सी बात है। ठीक, नेक्स्ट आप बताइए कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जर्मनी का, सॉरी इटली का एकीकरण जो है उसमें अगर दक्षिण इटली को एकीकृत करने में किसकी भूमिका अधिक थी? किसकी? गैरिबाल्डी को। उसको एकीकरण का तलवार कहा जाता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, यानी अपने तलवार और उसकी एक संस्था थी, उसका क्या नाम था? लाल कुर्ती की संस्था करते, क्योंकि लाल कुर्ती पहनते थे वो लोग, रेड ड्रेस में रहते थे, है ना। तो अपने तलवार के दम से क्या किया था कि जीता था, और जीत के समर्पित किया था किसको? फर्स्ट को, सेकंड को। ठीक, चलिए कुछ संधियां पे है, जैसे कि सेडान का युद्ध पीछे सेडान का युद्ध, आप बताइए सेडान का युद्ध किसके साथ हुआ है? हाँ, नहीं पता? आपको पता कि 3 युद्ध हुआ जर्मनी में, है ना? 3 युद्ध किया ना, एक डेनमार्क के साथ, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ, तीसरा फ्रांस के साथ। तो उसके साथ जो युद्ध किया है उसमें जो संधि होती है गैस्टिन की संधि होती है। युद्ध किया डेनमार्क के साथ लेकिन संधि हुई गैस्टिन की संधि। ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा, उसको क्या बोलते हैं? सेडेवा का युद्ध। क्या बोलते हैं? सेडेवा का युद्ध। और संधि होती है प्राग की संधि। प्राग जो है इनके बीच में एक देश है, अब तो एक देश बन गया है चेक का, है ना, उसकी राजधानी है प्राग, तो वहीं पे संधि होती है, तो प्राग की संधि से खत्म होता है। तीसरा जो किसके साथ युद्ध हुआ? फ्रांस। उसी युद्ध को क्या बोलते हैं? सेडान की युद्ध। अगर आ जाएगा कि सेडान के युद्ध किसके किसके बीच में, या सेडान का युद्ध लिखिए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो क्या लिखेंगे? यही लिखना होगा कि ये किसके साथ में? प्रसा, और उस समय जर्मनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जर्मनी कब से बोला जाएगा? 1871 के बाद से, लेकिन उससे पहले क्या बोलेंगे? प्रसा और फ्रांस के बीच का युद्ध है। इसमें क्योंकि अंततः संधि तो मुझे दिखा नहीं संधि, क्योंकि अगर होगा तो मैं बता दूंगा, अगर सर चाहे तो बता देंगे संधि कुछ। सैडावा का युद्ध ये मुझे दिखा नहीं, अगर दिखाएगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन इसके साथ क्योंकि संधि इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गई क्योंकि इसने क्या कर लिया? जीत ही तो लिया। ये जो राइन, ये जो प्रदेश है ना, इस पे इटली का, इसका फ्रांस का ही एकीकरण कंट्रोल था। और ये राइनलैंड और वेस्टफीलिया, ये जो राज्य हैं किसका कंट्रोल था? फ्रांस का। इसलिए इसको हटाने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा, इसको हटाने के लिए डेनमार्क के साथ लड़ा, और इससे हटाने के लिए फ्रांस से लड़ा, और बाकी ये छोटे छोटे राज्यों को तो खुद ही अपने तरफ कर लिया। ठीक है, और कोई डाउट? तो सर क्लास समाप्त।